अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेयरिंग क्रॉस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के चेयरिंग क्रॉस में बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया है, जिसमें उनके साथ जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब भी हैं, DGISI, और एक काफ़ी अहम दौरा इसको कंसीडर किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा साहब की मुलाकात अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुवंज़ादा से भी होना करार पाई है, और जो है उसके बाद जो है ये इस सिचुएशन के ऊपर जब अफ़गानिस्तान के हालात काफ़ी जो है वो इंटेंस हुए हैं, और उसमें ये भी बात की जा रही है कि आलमी दुनिया के साथ अफ़गानिस्तान जो है वो किस तरह का बर्ताव करेगा, या आलमी दुनिया अफ़गानिस्तान के साथ किस तरह का बर्ताव करेगी। इन हालात में वज़ीर ख़ारजा का वहाँ का दौरा करना काफ़ी अहम है। इसके साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म और पाक फ़ौज के दरमियान आला सतह की तकर्री का मामला है। हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे क्या ये मामला हल हो गया है और कब तक हल हो जाएगा, और जो है वो किस नहज पर ये मामला लेकर जाएगा। हुकूमत जादू टूने से नहीं चल रही है, बल्कि हुकूमत कारकर्दगी से चल रही है। ये भी आज का बहुत एक बड़ा मसला है, और एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज गिल साहब ने, और वजाहतें उन्हें पेश करना पड़ी। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुनीबुल हक साहब को हमने मदऊ किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। इनके साथ हमारे साथ होंगे फयाज वड़ाई साहब, डायरेक्टर न्यूज़ टैलेंट न्यूज़ हैं, इनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। मुनीब साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। इस सिचुएशन में जब अफ़गानिस्तान के हालात काफ़ी इंटेंस हैं, और इंटेंस सिचुएशन में शाह महमूद कुरैशी साहब का वहाँ का दौरा करना, फिर DGISI जो है फैज़ हमीद साहब वो भी उनके हमरा वहाँ पर मौजूद हैं, और अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म से मुलाकात करना, किस तरह से देखते हैं ताल्लुकात की अगर बात करें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के? उमर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में दो किया। मैं यहाँ आपको गुजारिश करूँ कि 15 अगस्त के बाद आज तीसरा माह है तालिबान को बसकदार है अफ़गानिस्तान में, और अभी तक पाकिस्तान समेत किसी इस्लामी दुनिया के मुल्क ने उनको तस्लीम नहीं किया। देखिए, ये सूरत हाल जो है ना सिर्फ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान दोनों के मफाद में नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में पस पर्दा जो कोशिशें हो रही हैं, हमें उनको तक़वियत देनी चाहिए। फॉरेन सेक्रेटरी जो सुहेल महमूद है वो भी इस दौरे में उनके हमरा हैं, और DGISI तीनों टॉप ऑफिशल्स हैं रियासत के जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि मोडेलिटीज़ हो सकता है कि आप सेट करने जाएं, और उनको तालिबान की जो हुकूमत है, लेजिटिमेट हुकूमत है, उनको तस्लीम करने की तरफ एक पेशकदमी जो है वो ये हो सकती है। इसके साथ ही मैं गुजारिश करूँगा कि तालिबान को भी ये चाहिए कि जो नई गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है उसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। देखिए, आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि ग्लोबल विलेज है, तो ग्लोबल विलेज में आप ख़वातीन को नज़रअंदाज करके हुकूमत नहीं कर सकते। नंबर एक बात, कॉस्मेटिकली उन्होंने कुछ दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं, एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, हज़ाराज हैं, और दूसरे लोग हैं, अज़बक्स हैं, ताजिक्स हैं, उनको अपनी काबीना में तो लिया है, लेकिन जो जिस तरह की नुमाइंदगी एक अफ़गानिस्तान जैसे मल्टी एथनिक मुल्क में होनी चाहिए वो शायद अभी नहीं दी गई। लेकिन दुनिया जो है वो उनके बारे में जो माइक्रोस्कोपिक स्क्रूटनी जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, सारी वर्ल्ड जो है उनको माइक्रोस्कोपिक स्क्रूटनी से देख रही है। तालिबान को अपने रवैये में लचक पैदा करनी चाहिए। उनको जो क्लाशनकोफ जो वो कंधे से लटका के रखते हैं ओवर द ईयर्स पिछले 30 साल से, उनको अब अलमारी में रख देनी चाहिए। और मज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए उनको आगे बढ़ना है। उनके पास ऐसा स्टफ़ नहीं है जो गवर्नेंस को जो सूझबूझ रखता हो। तालिबान के पास ऐसा स्टफ़ नहीं है जिसको पेशा वराना महारत हो उनके पास। और ख़ुद जो तालिबान है उनको मैं समझता हूँ कि एक रेगुलर आर्मी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं रेगुलर आर्मी की डायलॉग करने वाला उनके पास कोई नहीं है? देखिए, ये डायलॉग की तरफ आपको आना पड़ेगा। आज की दुनिया डायलॉग की दुनिया, मुज़ाकरात की दुनिया, कोई नहीं उनके पास डायलॉग करने। लेकिन आपको फिर ऐसी स्किल्स पैदा करनी चाहिए। आपको ऐसी स्किल्स पैदा करनी चाहिए कि आप दुनिया को डायलॉग के जरिए मतवज्जो करें, और अपने इक़दामात से, अपने एक्शन से दुनिया को ये बावर कराएं कि वो दुनिया के साथ चलने को तैयार है। देखिए, दुनिया ने तालिबान के साथ नहीं चलना, तालिबान ने दुनिया के साथ चलना है। सही। फयाज साहब, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह मुनीब साहब ने बोला है कि डायलॉग के जरिए आगे आना पड़ेगा, लेकिन डायलॉग करने वाले उनके पास जो है वो लोग कम हैं। अब लोग तो अफ़गानिस्तान के अंदर से निकलें क्योंकि अफ़गानिस्तान को चलाना है। फिर दूसरे, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करें और इस सिचुएशन में उनका दौरा अफ़गानिस्तान को देखें, तो किस तरह से देखते हैं हालात को? पहले भी बहुत वावेला मचा था हमसाया मुल्क से, जब जो है वो DGISI साहब वहाँ पर गए थे और सब ओके की बात की थी उन्होंने, और लेकिन अब तो एक ऑफिशियल दौरा हुआ है और वज़ीर ख़ारजा साहब भी मौजूद हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद हैं, किस तरह से देखते हैं? मुनीब साहब ने उमर अंदर की बात सारी छुपा दी है, और उन्हें इधर उधर की बातें करके आपको दिल की बात नहीं बताई।
उन्होंने ये नहीं बताया कि जब हमारे डीजीआई गए थे वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, उन्होंने चाय की एक प्याली पकड़ कर तस्वीर बनाई थी, तो उससे एक तूफ़ान पैदा हो गया था। बिल्कुल जी। वो सुनते थे ना कि चाय की प्याली में तूफ़ान पैदा होने वाली बात। तो मैं समझता हूँ कि आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब गए हैं और साथ उनके डीजीआई ऑफिशियल दौरा हो गया। ऑफिशियल दौरे पे गए हैं, तो उस तूफ़ान को चाय की प्याली में बंद करने गए हैं, समेटने गए हैं। और आज तक जो बातें बड़ी दूर दूर से सुनी और कही जा रही थी, ये पहला बाकायदा एक सरकारी राब्ता है। बिल्कुल ठीक। अब वहाँ बैठेंगे तो अब बातें होंगी, अंदर की बातें होंगी, ओपन बातें होंगी। आप अफ़गान तालिबान से पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, दुनिया आपको अगर तस्लीम नहीं कर ली, आपके मसाइल हैं, आप उनको हल करना चाहते हैं या नहीं चाहते। और अंदर की बात यह है कि आज वज़ीर ख़ारजा साहब और जो हमारे डीजीआई हैं, वो उनके जो जेन्युइन मसाइल हैं उनको सुनने भी जा रहे हैं, उनको हल करने भी जा रहे हैं, उनको मशवरा देने भी जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि तालिबान के लिए, तालिबान हुकूमत के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि जिन हालात में वो गुजर रहे हैं, जिस तरह दुनिया ने अभी तक उनको रिस्पांस किया, अभी तक उनको तस्लीम नहीं किया गया। और आप जानते हैं कि अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है, माली लिहाज से भी, इंतज़ामी लिहाज से भी, और पॉलिटिकली भी अब उसको कोई स्ट्रेंथ नहीं मिली सूरत हाल। तो अब उनको भी नज़र आया, तो ये बिल्कुल बैठे ही उठकर नहीं चले गए, ज़ाहिर है उनको ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने बुलाया है। और मैं समझता हूँ कि ये अब वक्त की नज़ाकत भी है कि तालिबान को मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही हालात रहे तो उनका जो आवाम है उनके लिए और मुश्किलात बढ़ जाएंगी, जो पहले ही मुश्किलात का शिकार रहे हैं, जो पहले गोलियों के नीचे बैठे रहे हैं, अब खाने पीने के मिसाइल से भी दो चार हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका है, मीटिंग शुरू होंगी, यकीनन इस पे पूरी दुनिया की नज़र होगी, और ख़ास तौर पर आप देखें कि इंडिया की नज़र है, और इस पे कुछ अच्छी बातों की तवक्को की जा रही है। अच्छा, जो डायलॉग वाला मामला मुनीब साहब ने जिक्र किया था, उस पे तो किसी हद तक पूरा वो उतर रहे हैं ना। जो आईसीसी वर्ल्ड कप का एक मामला मुनीब साहब आया था कि उन्होंने कहा था जी हमारे झंडे तले जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप में खेलेंगे, लेकिन आईसीसी ने जब इस पर रजिस्ट किया कि झंडा जो है वो वही पुराना वाला होगा जो एक हुकूमत का पहले था, जिसमें अमेरिका भी वहाँ पे शामिल था, तो अब वो इस बात को मान गए हैं, अफगान टीम जो है वो वही पुराने झंडे तले खेलेगी। अफवाम तफहीम के साथ बात तो मानना शुरू हो गए हैं, डायलॉग के जरिए मामला हल हो रहे हैं। देखिए उमर, ये सेकेंडरी मामला है कि पुराने झंडे के तहत खेलेंगे या नए झंडे के तहत खेलेंगे। असल में अब मेरी गुजारिश ये है कि अफगानिस्तान को दुनिया के साथ चलना है, और तब अब अगर वो अपने एक्शन से, अपने इकदाम से दुनिया को ये बताते हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे जो को 96 से 2001 तक करते आए थे, तो दुनिया उनको उनके बारे में, उनकी लेजिटिमेसी के बारे में जो है वो अपने रवैये पर गौर कर सकती है, अपनी पॉलिसी में तब्दीली ला सकती है। देखिए अभी तक तीसरा महीना हो गया है, अभी तक तालिबान हुकूमत को किसी ने तस्लीम नहीं किया। मैं फिर आपको गुजारिश करूँगा कि ये सूरत हाल ना अफगानिस्तान के मफाद में है ना पाकिस्तान के मफाद में है। ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। ये जिन तीनों शख्सियात का दौरा हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान को बरादराना तौर पर, बाहमी मतलब तौर पर ये समझाने के लिए गए हैं कि भाई आप ये कुछ कर लें ताकि दुनिया आपको तस्लीम करने की तरफ आए। देखिए जिस तरफ फयाज साहब ने इशारा किया इंतज़ामी और माली और सियासी मामलात की तरफ, वो बातें बात की हैं। पहले तो सवाल है लेजिटिमेसी का। देखिए जब आप लेजिटिमेसी, आपको कोई तस्लीम नहीं करेगा तो फिर आपकी जो पोजीशन है उस पर सवालात उठने शुरू हो जाएंगे, और आप देखिएगा कि 1-1.5 माह बाद यही यूरोप होगा जो तालिबान के लत्ते लेने शुरू हो जाएगा और हिंदुस्तान उसको सरे फहरिस्त होगा। आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं हिंदुस्तानी मीडिया मैंने ज़रा चेक किया, उन्होंने वावेला मचाया हुआ है कि जी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर तो ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी तो ठीक है, डीजीआई से क्यों लेने गए उनको। अभी से ही मैं उसको क्या उसको मरोड़ उठने शुरू हो गए हैं। भाई बात यह है कि अगर आपका जो अजीत डबल है, इंटेलिजेंस चीफ, अगर अफगानिस्तान चला जाए तो आप उसको खैरसगाली दोस्ती का नाम देते हैं। अगर हमारा डीजीआई ऐसे चला जाए तो उस पर आपको बड़ी तकलीफ होती है। तो ये हिंदुस्तान इस सूरत हाल को कैश कराएगा। तालिबान को जल्द ही मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को अपनी काबीना में जगह देके दुनिया को ये बावर कराना होगा कि नहीं, आज की दुनिया में ख़वातीन की वही अहमियत है। फयासा मुनीब साहब ने जो बात की है इंतज़ामी, माली और सियासी मामलात के हवाले से, तो इंतज़ामी, माली और सियासी मामलात तो हमारे अपने मुल्क के भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं, और अंदरूनी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सिचुएशन काफ़ी इंटेंस हो गई है पाकिस्तान के अपने हालात के हवाले से भी। और फिर एक बहुत बड़ा मसला है उसमें जो है वो वज़ीर आज़म और पाक फ़ौज के दरमियान एक आला सतह की तकरारी का मामला है जो कि चल रहा है। तो ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ये मामला हल हो गया है, होने वाला है,
کیا ہوگا؟ عمر آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہم اپنے انسانی اور مالی معاملات میں بالکل جکڑے ہوئے ہیں، تو ہم دوسرے ملکوں کو کیا مدد اور کیا مشورے دے سکتے ہیں؟ پوزیشن تو بڑی صحیح ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہمارے ساتھ کہ ایک ایسا ہم نے لیڈر چنا، ایک ایسا حکمران چنا جس کو لوگوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ اقتدار میں لائے، اور ان کے وہ معیار پہ پورا اتر نہیں رہے. آپ جانتے ہیں کہ قوم جن مشکلات میں ہے مالی لحاظ سے، خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے جس صورتحال، اور دوسرا یہ جو عسکری قیادت سے ایک مسئلہ چل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے، اور جتنا آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ طول پکڑے جا رہا ہے. تو جب کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس کو آپ کو پتہ ہے صرف ہمارے ملکی لیول پر نہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ملکوں کی دلچسپی ہے کہ یہ کون بندہ اس میں آ رہا ہے. تو اس میں جتنی بھی دیر ہوگی اس کے حوالے سے چیم گوئیاں تو ضرور ہوں گی، اور ہر روز چیم گوئیاں بڑھتی رہیں گی، ٹھیک ہے نا. اور ایسی ایسی چیم گوئیاں ہوتی ہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جناب چونکہ یہ کچھ نام روحانی حوالے سے عین سے شروع ہونے والے جو نام ہوتے ہیں ان کی اپروول بہت جلدی ہو جاتی ہے، اور جو نام نون سے شروع ہوتے ہیں کچھ سوچا بھی جا سکتا ہے. تو بہت ساری نون میم چیزیں شین والے نام جی وہ ان ناموں پہ سوچا بھی جا سکتا ہے، نون سے نون لیگ بھی بنتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، جب بھی کوئی چیز ڈیلے ہوگی تو یقیناً اس پہ پھر الٹی سیدھی باتیں بھی سننی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جس طرح ہمارے وزراء روز اس پہ بیان بازی کر صاحب رہے جس ہیں. طرح آپ نے بات کی آئین کے حوالے سے، تو روحانی سلسلات کے حوالے سے نام میرا بھی آئین سے شروع ہوتا ہے، تو میرا بھی مستقبل تابناک جو اس دکھائی دے ملک رہا میں ہے آپ دیکھ لیں سبھی عین سے شروع ہونے والے لوگوں کے نام جو ہے وہ سارے ہی یہ عین ہے، دیکھیں کہتے ہیں کہ میرٹ کی علامت بنا ہوا ہے عین اس وقت. عثمان بزدار کی جگہ لے سکتا ہوں آپ، اس میں منیر کوئی صاحب شک یہ نہیں. تو بات آپ دل پہ لے گئے کیونکہ آپ کا نام میم سے بنتا ہے، اور میم کا لیکن کوئی فیوچر نہیں رہا. میم جو ہے وہ اللہ کے محبوب نبی محمد لیکن کا اس نام بھی تو سچویشن میم میں سے ہے. بات کریں، اس سچویشن میں بات کر رہے ہیں. اور مجھے اچھا، یہ بتائیں اب جو آج ایک بہت اگر آپ کو اجازت ہو تو میں تھوڑا سا فیاض صاحب نے اپنا اظہار خیال کیا ہے، میں اس بارے میں کو اپنا آؤٹ پٹ دوں. جی جی دیجیے. دیکھیے بنیادی طور پر جو کور کمانڈر کی تقرری ہوتی ہے وہ 3 سال کے لیے ہوتی ہے. جی جو ڈی جی آئی سے تھے ہیں اور فیض حمید، وہ گزشتہ کچھ 855 دن سے ڈی جی آئی سے چلے آ رہے ہیں، اور اگر 3 سال کو آپ کیلکولیٹ کریں تو 1095 دن بنتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کور کمانڈر کے لیے کہ اس نے کور کمانڈ کی ہو. فیض حمید نے خاصا عرصہ، جنرل فیض حمید نے خاصا عرصہ بطور ڈی جی آئی سے گزار لیا تھا. اب وہ چینج آف کمانڈ جو تھی وہ ناگزیر تھی. اب اگر ان کو چینج آف کمانڈ کی گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ گو ڈی جی آئی سے کی تقرری پرائم منسٹر کا صوابدیدی اختیار ہے، لیکن آرمی چیف جو ہے وہ بھی اس میں برابر فریق ہوتا ہے. اور جس طرح اعلیٰ ترین سطح پر اس پر ایک فریکشن کی کیفیت میں سمجھتا ہوں کی گئی ہے، اس کو ڈریگ کیا گیا ہے، وہ قدر مناسب نہیں تھا فرام دا ہائیسٹ لیول، آئی مین فرام دا پرائم منسٹر لیول پر. اور کیونکہ کور کمانڈ کرنا جو ہے وہ ان کا حق ہوتا ہے. آگے جو اگلا سال آئندہ برس ہے وہ بہت اہم ہوگا اس حوالے سے، کیونکہ اس سال آرمی چیف کی تقرری ہونی ہے، اور اس وقت پھر سینیورٹی دیکھی جائے گی جنرلوں کی. جب سینیورٹی دیکھی جاتی ہے تو پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے ڈیورنگ دا کور ان گزشتہ 3 سالوں میں آپ کہاں کہاں پوسٹڈ رہے، اور آپ نے کمانڈ سٹاف اور انسٹرکٹر تینوں کام اگر کور کمانڈر نے کیے ہوں تو وہ زیادہ اس کا جو کریڈینشلز ہیں وہ اس کے زیادہ ہوتے ہیں. اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیر کیوں لگی، میں سمجھتا ہوں اس کو ایشو کو جتنی جلدی سالو کر لیا جائے اتنا اچھا ہوگا. کیونکہ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ جرمنی کا انٹیلیجنس چیف کون ہے، رشیا کا انٹیلیجنس چیف کون ہے، امریکہ کا انٹیلیجنس چیف کون ہے. یہ کارپٹ کے نیچے سیٹل کرنے والے معاملات ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ایک مخصوص قسم کی میٹنگ ہوتی ہے جو رات گئے چلتی ہیں اور صبح گئے تک چلتی رہتی ہیں. اس معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں ہائپ نہیں دینی چاہیے تھی. یہ ملک کی سلامتی کے لیے اور پاکستان دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے. مختصر میری گزارش ہے کہ اس کو پہلی فرصت میں جس طرح ہو سکے اس کو سالو کر لیا جائے اور آگے بڑھا جائے. روحانی سلسلوں کے حوالے سے فیاض صاحب ہم کل بھی بات کر رہے تھے، اور آج تو ایک بہت میسو پریس کانفرنس کرنا پڑ گئی ہے شہباز گل صاحب کو، اور جس میں بشرا بی بی کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا. انہوں نے کہا جی روحانی سلسلات کے ساتھ اور ٹونے ٹوٹکوں کی طرف جوڑا جا رہا ہے. جو میڈیا سوشل میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ٹونے ٹوٹکوں سے جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اور حکومت کی اپنی حکومتی وزراء کی اپنی کوئی سے نظر نہیں آ رہی ہے. صرف جو استخارے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ نظر آتا ہے خواب میں وہی ہو جاتا ہے. اس پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کیا. انہوں نے کہا جی کہ اخلاقی گراوٹ پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور بشرا بی بی ماں ہیں، آپ سب کی بہن ہے، اور ان کے بارے میں اس طرح کی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانی چاہیے. فیاض صاحب اب کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنے میسو طریقے سے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرنا پڑی ہے، اور کیا اس میں کیا صداقت ہے ان معاملات میں؟ عمر اس سے پہلے آپ
पहले मैं इस पे आऊँ, आप बात कर रहे थे DGISI की तैनाती के हवाले से। आप जानते हैं कि जब ये मसला उठा है और जब इसमें डिले हुआ तो अपोजिशन ने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल ठीक। और मैं आपको खबर दे रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम में कि अब अपोजिशन को, ख़ास तौर पर जो अपोजिशन की लीडर हैं, उनको ये मैसेज दे दिया गया कि बहुत हो गया, अब खामोश रहें। और आप देखेंगे अगले चंद दिनों में, आने वाले दिनों में देखेंगे कि अपोजिशन में और अपोजिशन के जो लीडर हैं उनके लहजे इस हवाले से मज़ीद नरम होंगे। और जिस तरह इन्होंने पेशगोई किया है मुनीर साहब ने कि कुछ आने वाले वक्त में कुछ हो सकता है, तो अब सारी कुतें और सारी ताकतें जो हैं वो सारे लोग खामोश हो गए हैं और खामोश हो जाएंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हर बंदे को अपना मुस्तकबिल जो है बड़ा अजीज होता है। अब वो अपनी जगह खामोशी के हाँ, साथ तो दूसरा आपने जो टोटकों की बात की है, अभी देखा जाए तो हमारा सारा मुल्क ही टोटकों पे चल रहा है। हमारा हर इदारा टोटकों पे चल रहा है, जादू पे चल रहा है। हमारे तो फेवरेट होते हैं जो टोटके करने वाले होते हैं। हमें तो पता चल जाए कि फलां बंदा दम करता है तो सारी दुनिया वहाँ पहुँच जाती है। और हम तो रातों रात चेंज और रातों रात अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टोटके करने हैं तो फिर ये वज़रा की फ़ौज जो है, ये तमाम काम काबीना किस लिए है? फिर एक ख्वाब आए या टूना करें, उसमें फैसला हो जाएगा। भाई उमर, अगर आप बुरा ना माने तो देखिए इस वक्त तक गवर्नमेंट का जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं तो रूहानी बातें हैं ना। हाँ, यहाँ तो नून मीम, अभी आप जिक्र कर रहे थे, बहुत सारी बातें हैं, किसको कितनी देर लगाना है, किसको कहाँ लगाना है, कितनी देर उसने ठहरना है, कब तक रहना है। कोई हर्ज भी नहीं है इस्तिखारा करने में। अच्छे अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनसे मशवरा भी कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में अगर खान साहब किसी अच्छे बंदे से, अच्छी सोच रखने वाले बंदे से, अमल करने वाले बंदे से, बाअमल शख्सियत से अगर कुछ मशवरा लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन ये आपकी बात बड़ी संजीदा है कि आज हुकूमत के तर्जुमान ने इस बात की बाकायदा वजाहत करना पड़ी। और सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह के अमलियात बताए गए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे पीछे हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया तो पता है। लेकिन हम जो है वो शहबाज गिल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहे थे कि सर क्यों वजाहत करना पेश, क्या वो आया मामला कि क्यों वजाहत पेश करना पड़ी? इसी मसले पे हम जो गुफ्तगू कर रहे थे कि आज जो हुकूमती सतह पर इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये मामूली बात नहीं है। दिस मीन्स के अंदर खाने कुछ फील हुआ है कि जी अब बहुत होगा। लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने ला रहे हैं जिनमें सदाकत है या नहीं, लेकिन वो हुकूमत की बदनामी का सबब बन रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो फैमिली है वहाँ तक लोग पहुँच गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये जिस तरह उन्होंने खुलकर बातें की हैं, नाम लेकर बातें की हैं कि लोग ये कहते हैं और खातून अव्वल के बारे में ये जुमले कह रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग सीरियस। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इस पे हुकूमत को अगर इतना मजबूर होना पड़ा है तो उनको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर, उमर में भी इधर अपना तो उन्हें चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। मुनीबुल हक साहब आपकी तरफ यही सवाल लेके आना चाहूँगा कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि आकर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वजाहत पेश करना पड़ी? अब कुछ तो सदाकत होगी जो सोशल मीडिया पर बातें गर्दिश कर रही हैं। उमर बात यह है कि उर्दू में कहते हैं ना कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, ठीक है जी। तो पर्दा जो है वो आज मैं समझता हूँ कि खिसक गया है। देखिए कल ही एक ट्वीट किया है ईमान मज़ारी ने, जो कि दुख्तर नेक अख्तर है शीरी मज़ारी साहब की, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहब की। उन्होंने अपनी वालदा को कहा है कि वालदा मोहतरमा, हुकूमतें जो हैं वो वज़रा, काबीना, पार्लियामेंट हाउस से चलती हैं, ये जादू टूणों से, टोटकों से नहीं चलती हैं। अच्छा, ये उनकी, ये सारे अखबारात में छपा भी हुआ है। मैं समझता हूँ ये जो उनका बयान है, शीरी मज़ारी हुकूमत का हिस्सा, पहले दिन से वो हुकूमत के हिस्सा चली आ रही हैं। गुज़श्ता असेंबली में भी वो MNA थी, अब इस दफ़ा तो मिनिस्टर भी हैं और ट्रेरी बेंचेस में बैठती हैं। मैं समझता हूँ कि ये बयान आई ओपनर होना चाहिए। देखिए आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो कारोबार ममलकत पर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। आपके क्या नज़रियात हैं, किस मसलक से आपका ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ ये इसको सरकारी मामलात का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। आप झाड़ फूंक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये इसको हुकूमती लेवल पे ये बातें नहीं आनी चाहिए। आपको मैंडेट जो है वो लेजिस्लेशन का मिला है, कानून साजी का मिला है, लोगों के मसाइल हल करने का मिला है। अब ये जादू टूने से मामला हल करने का मैंडेट नहीं मिला। मसलन आप देखिए कि आपकी तवज्जो एक और मतलब जो सदर मोहतरम है, जो वफाक की इलामत है, जो फेडरेशन के सरबराह हैं, उनका नाम एन से आरिफ अलवी। गवर्नर सिंध हैं, उनका नाम इमरान इस्माइल है। वज़ीर पंजाब में उनका नाम उस्मान बुज़दार है। अब आप कितने ऐन गैन इकट्ठे करेंगे? ये लगता ही है कि हुकूमत कम है, ये ऐन गैन ज़्यादा है। तो मैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़ाद कश्मीर का नाम भी ना वज़ीर मतलब आपका भला करे।
تو یہ اتنے این گین کٹھے کر کے آپ کیا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، اس کے ریپرکشنز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ فوری طور پر لیجسلیشن کی طرف آئیں اور سنجیدگی سے عمر آپ اسی legislation معاملے میں کریں۔ اگر پرائم منسٹر کی جتنی بھی تقریریں ہیں وہ دیکھ لیں، چاہے وہ آئی ٹی کا فنکشن ہو، چاہے وہ کوئی سیاسی فنکشن ہو، چاہے کوئی سائنس کا فنکشن ہو، جس فنکشن پہ بھی وہ جائیں گے ان کی تقریر اور آپ کی سوچ سے اندازہ ہوگا۔ جب باتیں ہوتی ہیں تو اتنی بھی یہ نہیں ہوتا کہ بالکل کوئی بات کچھ ہوتا ہے تو بات ہوتی ہے نا، بالکل ٹھیک۔ ان کی آپ تقریر دیکھ لیں، ان کا لہجہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے کہیں نہ کہیں صوفیزم آئے گا، وہ مزارات کی بات کریں گے، وہ عرس کی بات کریں گے، ذہن پہ اثر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے ایک بندہ، جیسے بڑی اچھی بات کی منیف صاحب نے، کہ جب بندہ پرائم منسٹر پہ عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس ذاتی سوچ سے بالا تر ہو کر، اپنے عقیدے سے بالا تر ہو کر انہوں نے اس ملک کو، جیسے آپ کا مینڈیٹ جو ہے اس پر پورا اترے آپ۔ مائنورٹیز بھی ہیں، اور جیسے عمر میں نے کل بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ دیکھیں پرائم منسٹر نے ریاست کی تمام امور ڈسکس کیے ہیں، ہر چیز کو انٹرنیشنل بھی ڈسکس کیا، لوکل بھی ڈسکس کیا، لیکن انہوں نے کسی غریب کی بات نہیں کی، انہوں نے مہنگائی کی بات نہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس حال کے بعد غریب اور دنیا کا غربت کیا کے ہوتا ایجنڈے ہے، میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن جو چیزیں ان پہ دماغ میں فیڈ ہیں وہی باہر آ رہی ہیں، اور آپ ان کا بالکل، آپ ان کی کوئی تقریر سننا، کسی محفل میں ان سے مل لینا، ان کے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں، اس لیے سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس لیے ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں معاملات کس طرح سے حل ہوتے ہیں۔ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خیال آئے گا کہ میں نے تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر پاکستانی عوام کے لیے سوچنا ہے کہ پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اقلیتیں بھی رہتی ہیں، اور ہر طرح کے مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اور جو شہباز گل صاحب نے آج وضاحت پیش کی ہے وہ بھی ایک بہرحال ایک سنجیدہ بات ہے، اور اس پر بھی جو ہے وہ بات کرنی چاہیے تھی، جو کہ آج ہم نے پروگرام میں کی ہے۔ فیاض بڑائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، منیب الحق صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ چیئرنگ کراس لے کر ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اسی طرح سے عوامی مسائل پر، فارن افیئر پر آپ کے ساتھ ہم بات کرتے رہیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کو شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، اور تاکہ ہم اسی طرح کے عوامی مسائل لے کر، آپ سے جڑے مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔